चलिए कीप साइलेंस, शांत रहिए। क्या बढ़ा दिए हैं? ये हो चुका है। तो चलिए यहाँ से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कोशिका की संरचनाओं के ऊपर। यदि पूरी तरह से कोशिकाओं को यदि जानना हो तो कोशिकाओं को 3 भागों में हम लोगों को बांट के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कोशिका का हमें बांट के चलना पड़ेगा वो कौन सा? कोशिका का बाहरी आवरण। दूसरी बात, यदि हमें कोशिका को बांट के चलना पड़ेगा तो कोशिका के जो दूसरे भाग, ये इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और उसी कोशिका द्रव के भीतर पाई जाएंगी क्या चीज़? उनकी छोटी छोटी कोशिकांग, ठीक है ना, कोशिकांग पाई जाएंगी। कोशिकांगों के ऊपर भी बात करना पड़ेगा कि इनके कई सारे कोशिकांग हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है, डीएनए है, आरएनए है ना, कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन है, ऐसे कई ऐसे कितने सारे इनके सेल ऑर्गेनेलिस है। तो एक एक करके जितने भी हम नाम लिए हैं इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। हालांकि और भी चीज़ें हैं तो इन सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक। तो उसके बाद हम लोग बात करना है इसी का, कोशिका का जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, किसके? न्यूक्लियस के ऊपर बात करें, ठीक है, करेंगे हम लोग इनके। तो सबसे पहले हम लोग किसके स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में? कोशिका की बाहरी आवरण। कोशिका की बाहरी आवरण कौन कौन से हैं बताइए? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो है ये किन में पाई जाती है बताइए? कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है? पादप कोशिका में ही केवल और केवल पाई जाती है। और जबकि कोशिका झिल्ली ये किस में मिलेगी? जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। चीज़ें समझ में आया? चलिए, तो इतने चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे। कोशिका भित्ति के ऊपर बात किए थे, और कोशिका भित्ति के ऊपर हमने ये भी बात किया था कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? और वो ऐसा सेलुलोज, चूंकि वो बनी, सेलुलोज भी किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाला एक ऐसा कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। और इस सेलुलोज में जो पानी है वो कितने हैं? 0%, यानी कि 0% जल। सुनिए, तो बात कर रहे थे किसकी लास्ट क्लास में? सेलुलोज की। सेलुलोज में जो कि कितने % जल होते हैं? 0%। और यही कारण है कि प्लांट जो है ना इतनी ज़्यादा रिजिडिटी यानी कि इतनी ज़्यादा कठोरता इसी के पीछे है, कारण यही है। दूसरा यदि हम बात करूं तो ये इस सेलुलोज का पाचन जो है ना इंसान के शरीर में नहीं होता है। चूँकि पहले ये होता था, जब हमारे पूर्वज थे तो वो कच्चे मांस खाते थे और हरे फल भी खा लेते थे, हरे सब्जियां भी खा लेते थे, साग सब्जी खा लेते थे। और जितने भी हरे साग हरे सब्जियां हैं उनको, है ना, उनमें सेलुलोज पाई जाती है। और उन सेलुलोज का पाचन हम लोगों के बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। उन सेलुलोज का पाचन हम लोगों में बॉडी में नहीं होता है। इसीलिए आप देखो, इसलिए देखो हम लोग ना क्या करते हैं, साग सब्जी जितने भी होते हैं ना सब्जियां, उनको उबाल के ही खाते हैं, यानी कि उनको, है ना, गर्म करके ही खाते हैं, ठीक है। उनको गर्म करने पर सेलुलोज टूट जाती है, इस बात को समझिए। तो सेलुलोज को हम लोग उबाल के ही खाते हैं। जितने साग सब्जियाँ उनको उबाल के ही खाते हैं, मतलब बना के। अब कच्चे नहीं खाते हो। चीज़ें समझ में आ रहा ना? लेकिन अब सोचो कि गाय भैंस जो है वो सेलुलोज तो इसी तरह से खा जा रही है। वो गाय भैंस जो घास खाती है या फिर जो साग सब्जी खाते हैं, वो गाय भैंस उन सेलुलोज को कच्चे खा जाते हैं, वो पका के नहीं खाते। तो कारण क्या है कि उनमें पच जाता है, हम लोग में नहीं पचता है। तो उनमें पचने का कारण एक है चीज़ कि उनमें एक पाई जाती है सेल ऑर्गेनेलिस नहीं, बल्कि उनमें एक पाई जाती है ऑर्गन, और इस ऑर्गन को बोलते हैं अपेंडिक्स। चीज़ें समझ में ना? तो वो अपेंडिक्स हालांकि हम लोगों में भी है, ऐसा नहीं कि हम लोगों में नहीं है, लेकिन हम लोग में ये पाचन हो ही नहीं सकता है। सोचो, मेरी बातें ध्यान से एक बार सुनना कि एनिमल में अपेंडिक्स पाई जा रही है और वही अपेंडिक्स हम लोग में भी है, वही अपेंडिक्स हम लोगों में भी है। गाय भैंस में भी अपेंडिक्स है और हम लोगों में भी है। तो जितने भी रोमिनेंट पशु है, रोमिनेंट एनिमल जितने भी है, जो शाकाहारी है,
उनको बोलेंगे। रोमिनेंट उनको बोला जाता है, शाकाहारी जीवों को बोला जाता है। जैसे कि गाय हो गई, बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, ये सभी जितने भी है वो क्या खाती है? अब ये इनको क्या खाते हुए देखे हैं? घास खाती है। तो जितने भी घास खाने वाले जीव हैं ना, वो सभी जीवों में क्या मिलेगी आपको? वो सभी जीवों में आपको अपेंडिक्स मिलेगा। और चूँकि वो अपेंडिक्स का क्या काम है, तो इस सेलुलोज का क्या करवाना? पाचन करवाना। नहीं समझे? क्या करवाना? पाचन करवाना। और उनमें जो अपेंडिक्स है वो विकसित है, बड़े बड़े हैं। उनमें जो अपेंडिक्स है वो बड़े हैं, लेकिन वही हम लोगों में अपेंडिक्स उतने बड़े नहीं हैं। अब अपेंडिक्स उतने बड़े नहीं हैं तो सोचो कि हम लोगों में सेलुलोज का पाचन भी नहीं होगा। चीज़ें समझ में आ ना? तो पहले बड़ा हुआ करता था, क्यों? क्योंकि पहले सेलुलोज खाते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो सेलुलोज खा लेते थे, कच्चे सब्जियां खा लेते थे, कच्चे मीट खा लेते थे, इसीलिए उनमें अपेंडिक्स बड़े थे। और बड़े थे तो सेलुलोज को पाचन कर लेते थे। लेकिन अब हम लोगों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। क्यों? अब हम लोगों में अपेंडिक्स का आकार जो था वो आकार जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगा? छोटा होने लगा, जिनके कारण अब हम लोग में सेलुलोज का जो पाचन है वो नहीं हो पाती है। चीज़ें समझ में आया? क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए, और आज हम लोगों को क्या देखना है? तो आज हम लोगों को देखना है कोशिका के भित्ति के ऊपर बात कर लेते हैं, है ना? कोशिका भित्ति के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या पढ़ना है? कोशिका के भित्ति पर है ना। सबसे पहले कोशिका की बाहरी आवरण, कोशिका की बाहरी आवरण में कोशिका भित्ति, उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली। तो चलते हम लोग कोशिका भित्ति को देखते हैं। तो देख लीजिए, आपको जब आप प्लांट को काटेंगे, जब एक पेड़ पौधे को काटा जाए, ठीक है, इस बात को समझेंगे। प्लांट है, उसको काट दिए, तो काटने के बाद उनके जो भीतर की जो स्ट्रक्चर है, बहुत छोटी छोटी ये चीज़ आपको तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन माइक्रो लेवल से, यानी कि माइक्रोस्कोप से इस चीज़ को देखा जाए तो कुछ इस तरह से सेल आपको दिखाई देगा, ठीक है ना? कुछ इस तरह से कोशिका दिखाई देगी। क्या क्या दिखाई देगा? क्या क्या दिखाई देगा? तो इनमें देखिए, तो ये है प्लांट के सेल, ठीक है, प्लांट सेल है, ये सभी के सभी प्लांट सेल है। अब इस प्लांट सेल में इनका जो बाहरी आवरण है, ठीक है, सेल का जो बाहरी आवरण है, इनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो सबसे पहले ये है एक संरचना जिसको हम बोलते हैं मध्य संरचना, जिसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं हम लोग? मिडिल लैमेला। जब एक प्लांट का जो तना है, मान के चलो कि ये प्लांट है, ठीक है, ये सपोज दैट ये प्लांट है। अब इस प्लांट को तुमने यहाँ से काट दिया, और काटने के बाद तुम देखना क्या चीज़, इनके कुछ इस तरह से छल्ले बने हुए होते हैं, देखा है ना? हालांकि हर एक छल्ले की बात करा जाए तो ये एक छल्ला जो है ना, एक छल्ले इस बात को बताता है कि प्लांट कितने पुराना है, मजबूत है, पुराना कितना है, ये चीज़ को बताता है। ये जितना छल्ला बनेगा प्लांट उतना ही पुराना होगा। एक छल्ले बनने में 10 साल लगते हैं, समझे? कितने साल? 10 साल। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और जिस साल में जितना बारिश होगा उसका छल्ला उतना ही मोटा होगा, ये रिंग उतना ही मोटा होगा। कभी कभी रिंग पतला भी बन जाएगा, लेकिन कभी कभी रिंग क्या होगा? मोटा। तो ये मोटा बनता है, ये मोटा बन जाएगा, ये कभी पतला बन जाएगा। तो ये चीज़ें बारिश पे डिपेंड करती है, प्लांट पे, ठीक है। इसके अनुसार से हम लोग प्लांट की उम्र पता करते हैं कि प्लांट कितने साल का है, पेड़ पौधे कितने साल के हैं। चीज़ें ध्यान सुनो। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज़? हम लोग बात कर रहे थे कि यदि ये मान के चलो प्लांट की जो सेल है, अब प्लांट इतना ज़्यादा मजबूत कि भाई उनको आप तोड़ो तो वो जल्दी नहीं टूट रहा है। पेड़ पौधे को आप तोड़ो तो वो जल्दी टूटता नहीं है ना? आप हिला के देखो तो टूटता नहीं है, मतलब कि हिलता नहीं है, इतने ज़्यादा वो सख्त है। तो इतने ज़्यादा कठोरता के पीछे राज क्या है? आखिर हम लोगों के स्किन इतने सॉफ्ट है, ये सभी सॉफ्ट है, हमारी बॉडी के स्किन्स वगैरह सॉफ्ट है, मसल्स वगैरह सॉफ्ट है, ये इतनी है सॉफ्ट है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, प्लांट में आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा। प्लांट बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा कठोर है। तो कठोरता का पीछे कारण क्या है? तो प्लांट की जो सेल है उनके ऊपर पाई जाने वाली सेल वॉल, ठीक है, कौन सी? सेल वॉल। अब तो सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल भी, यानी कि कोशिका भित्ति भी की जो 3 संस्तर होते हैं, कोशिका भित्ति की भी कितने संस्तर? 3 संस्तर। संस्तर मतलब लेयर, नहीं समझे? कोशिका भित्ति भी कितनी लेयर? 3 लेयर। अब तीनों लेयरों को हम समझते हैं। सबसे पहले जो आता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेमला,
क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी लेमला। और दूसरे जो संरचना इसको बोलते हैं सेकेंडरी लेमला। क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी लेमला। तो प्राइमरी लेमला और दूसरा है सेकेंडरी लेमला, और जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं मिडिल लेमला। यानी कि हिंदी में इसको क्या क्या बोलेंगे? प्राथमिक संस्तर, उसके बाद द्वितीयक संस्तर, और क्या बोलेंगे? तृतीय मध्य संस्तर। चीज़ें समझ में आना? तो प्राथमिक, द्वितीयक और जो तृतीयक संस्तर है उसको मध्य संस्तर के बोलेंगे। अब इस बात को समझो कि ये तीनों संस्तर अपना अपना काम कर रही है। क्या क्या काम कर रही है तो देखेंगे क्या चीज़। तो एक इनको मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है, यानी कि यांत्रिक सहारा दे रही है। दूसरा, ठीक है, दूसरे इनमें एक जल रागी है, दूसरा जल विरागी है। ऐसी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। देखिए, तो एक कर लेते, पढ़ लेते, उसके बाद यहाँ देखिए। तो ये जो बाहरी आवरण इसको बोलेंगे क्या चीज़? प्राइमरी लेमला। क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी लेमला। और ये जो संस्तर आपको दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे कौन सा? सेकेंडरी लेमला। चीजें समझ में आया? और अब आपको ये जो संरचना दिख रही है, ये वाला दिख रही, काला वाला अंदर सबसे, तो अंदर जो सबसे काला दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। चीजें समझ में आया? तो कोशिका भित्ति के भी आपको ऊपर संस्तर देखने को मिलेगी। नहीं समझे? कोशिका भित्ति के भी आपको क्या मिलेगी? लेयर देखने को मिलेगी। कौन कौन से? मिडिल लेमला जिसको बोलेंगे मध्य संस्तर, और एक कौन सा है? द्वितीयक संस्तर, और एक कौन है? प्राथमिक संस्तर। चीजें समझ में आया? और तब आपको क्या दिख रही है? कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। समझो कि प्लांट इतने ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए भगवान, या फिर यूँ कहो कि सेल जो है अपने ऊपर कितनी सारी कोशिका के ऊपर जो है एक मजबूत आवरण बना के रखा है। अब सुनिए, ये जो आप चीज़ देख पा रहे हो, ये जो संरचना आप देख रहे हो, इन संरचना को हम बोलेंगे क्या चीज़? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलेंगे हम लोग? प्लाज्मोडेस्मेटा। और ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है, इनका क्या काम है? तो इनका काम है कि मान के चलो, ठीक है, मान लीजिए कि एक सेल क्या किया कि भोजन बनाया। ठीक, एक सेल ने क्या किया? भोजन बनाया। तो इस भोजन को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक लेके जाना, यानी कि विसरण की क्रिया हो। भोजन एक जगह से दूसरे जगह जाए, और यदि ये कोशिका भोजन बनाई है तो इधर की तरफ जाएंगी। तो कहने का मतलब एक कोशिका अपने भोजन को क्या करना? एक कोशिका अपने भोजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। भोजन ही नहीं बल्कि जल भी होगा, पोषण भी होगा, खनिज भी होगा, सब चीज़ें होगी। तो कोशिका अपने पोषक तत्वों को क्या करना? बाकी कोशिकाओं तक पोषण को भेजना किसका काम है? प्लाज्मोडेस्मेटा का काम है। प्लाज्मोडेस्मेटा और कुछ नहीं, एक पतली नली, इस बात को समझो, एक पतली एक नली जिनके माध्यम से क्या होती है? जल जाती है, पानी होगा या फिर भोजन होगा, एक जगह से दूसरे जगह क्या होगा? जाएगा। ये किसका काम? प्लाज्मोडेस्मेटा का काम। चीज़ें समझ में आया? अरे बातें समझ में आ रहा है ना? तो प्लाज्मोडेस्मेटा का ये काम है। और यदि देखा जाए तो ये जो मध्य संस्तर आपको दिखाई दे रही है, जो उजला वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये मध्य संस्तर बनी होती है एक प्रकार की, है ना, एक पैकेट से बनी होती है। ठीक है, एक पैकेट से बनी होती है। और इस पैकेट को हम क्या बोलेंगे? तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम का एक पैकेट है। ये किसका पैकेट है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अब देखो, मेरी बातें ध्यान सुनना। आपकी हड्डियाँ जो है ना वो कैल्शियम से बनी है, आपकी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी है, आपकी बॉडी के जो कंकाल जो है वो कैल्शियम से बनी है, और फास्फोरस इनको शेप दे रहा है। देखेंगे बाद में चल के हम लोग हड्डियाँ कैसे कैसे बनी है, किस किस चीज़ों से मिलकर बनी है, और उनका क्या क्या काम है, इन सभी चीज़ को देखेंगे। तो आप यहाँ देखिए, ये कैल्शियम क्या कर रही है? तो जिस तरह से हमारी हड्डियाँ मजबूत है, उसी तरह से ये कैल्शियम क्या कर रही है? इनको मजबूती देने का काम कर रहा है। चीज़ें समझ में आया ना? जिस तरह से कैल्शियम जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम कर रहा है, उसी तरह से कैल्शियम इन सभी को मजबूत बनाने का काम कर रहा है। और ये जितने ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगी, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करेंगी? इनको, है ना, एक ढांचा प्रदान देने के काम करेगी। कैल्शियम मजबूती देगी, और जबकि मैग्नीशियम का क्या काम है? तो मैग्नीशियम इन पेड़ पौधे को ठंडक प्रदान कराना। चीज़ें समझ में आया ना? पेड़ पौधे को क्या देना? ठंडक प्रदान कराना। तो ये मैग्नीशियम का काम है। चीज़ें समझ में आया? बातें क्लियर हुई?
अब सुनिए, तो ये यदि ये नहीं होती कैल्शियम तो पता चलता क्या चीज़ की आंधी तूफान आई और पता चला क्या चीज़ की एक कोशिका अपने स्थान को क्या कर दिया, इधर उधर हेर फेर कर लिया। बात समझ में है ना। और यदि हम मान के चलो कि हमने पेड़ पौधे को क्या किया, दबाया, तो पता चला क्या चीज़ की इनकी कोशिका क्या हो गई, इधर उधर हिल गई। यही चीज़ होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कैल्शियम इतनी ज़्यादा पकड़ बना के रखती है कि पेड़ पौधे को कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, तो पेड़ पौधे खड़े रहेंगे। चीज़ें समझ में आया ना। पेड़ पौधे क्या रहने वाले हैं, खड़े रहने वाले हैं, तो उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कोशिका, मान के चलो कोई ऐसा चीज़ आया, जैसे कि हम लोगों के घर में क्या होता है, कभी एक सदस्य बीमार पड़ जाता है, जैसे मम्मी यदि बीमार पड़ गई, यदि वो मम्मी खाना बना रही है, यदि वो बीमार पड़ गई, तो क्या उस दिन हम लोग खाना नहीं खाते हैं, खाते हैं, या तो अपने बनाएंगे। अब मान लो कि अपने बनाने नहीं भी आता है, तो उस दिन भी हम लोग भूखा नहीं रहने वाले हैं। कैसे बता रहे हैं, तो उस दिन आपके पड़ोस वाले क्या करेंगे, आपको खाना दे देंगे। यही होगा ना। तो ये चीज़ें हैं। अब मान के चलो कि ये कोशिका किसी दिन है ना भोजन नहीं बनाया, किसी कारणवश, जिस दिन है ना उसे प्रकाश नहीं मिली, या चीज़ें ऐसा हुआ कि उसने भोजन नहीं बनाया, अस्वस्थ थी, कोशिका अस्वस्थ थी, जिनके कारण ये भोजन नहीं बनाया। तो जब ये भोजन नहीं बनाएगी तो ये कोशिका बिना भोजन का ही तो मर जाएगी। चीज़ें समझो, ये बिना भोजन का क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो ये कोशिका मरना नहीं चाहिए, ये कोशिका डेड नहीं होना चाहिए। तो इस सेल को जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा, इस सेल को जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा, तो एक कोशिका दूसरी कोशिका तक अपने भोजन को क्या करेंगी, पहुंचाएंगी। चीज़ें समझ में आ रहा ना, ताकि वो कोशिका उन भोजन को क्या करके, खा करके जिंदा रहे। चीज़ें समझ में आया, बातें क्लियर हुई। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। कोशिका भित्ति जो संरचना है वो चीज़ें समझ में आई होगी। यदि फिर भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा क्लास में जब स्टार्ट हो तब, या फिर कमेंट बॉक्स में आप क्या करना है, कमेंट देना कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आया, अगली वीडियो में इस चीज़ को समझा दीजिए। हम आपको क्या कर लेंगे, अगली वीडियो में इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि आपकी जो डाउट है उसको हम क्लियर करवा दें। चीज़ें समझ में आया। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, आनंद रहिए, मस्त रहिए।